हाँ जी गाइस, क्या हाल है। सो बेसिकली टुडे वी आर गोना स्टार्ट रेशियोज, A2 रेशियोज। ठीक है। बट एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, ए एस लेवल की जो रेशियोज है ना, ए एस के जो रेशियोज हैं, दीज रेशियोज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ए एस लेवल में भी जितने भी आपने रेशियोज पढ़े थे वो भी A2 के सिलेबस का पार्ट हैं। एंड इफ़ यू आर गिविंग अ कॉम्पोजिट तो भी आपने जो ए एस के रेशोज़ हैं या A2 के जो रेशोज़ हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। एंड चाहे आप A2 में हैं तो ए एस के एंड A2 दोनों के रेशोज़ आपने प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है। सो टू स्टार्ट दिस चैप्टर बेसिकली मैं आपको पहले कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको फार्मूलाज बता दूँगा। इट्स ऑल फार्मूला ओरिएंटेड काम, बट मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको पहले समझाना चाहता हूँ। द फर्स्ट एक चीज़ मैं आपको जो सबसे पहले समझाना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बिकॉज अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी ना तो आप रेशोज़ सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको पहले जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि कंपनी के अंदर दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है, एंड एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है। आपने इन दोनों को कभी भी मिक्सअप नहीं करना। कभी भी इनको जो है ना, ये नहीं कहना कि यार ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेम है। दे आर नॉट सेम। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो होते हैं ये रियल ओनर्स होते हैं। these are not the real owners, they are not the real owners of the company। ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट भी होता है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, दीज आर दोज पीपल जो आपके अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स नहीं होते। वो बाहर के लोग होते हैं जिनको आपने शेयर होल्डर बनाया हुआ है। और एक चीज़ जो लास्ट आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट मिलता है ना, लाइक जो डिविडेंड मिलता है, इनको लास्ट में मिलता है, लास्ट पार्ट में मिलता है इनका। एंड इनको प्रायोरिटी दी जाती है, इनको पहले दिया जाता है। एंड जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहले नहीं दिया जाता, इनका जो हिस्सा होता है वो लास्ट में आता है। एंड इनको प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इनको पहले डिविडेंड मिलता है, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज दैट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना वो सेम नहीं होते। ठीक है। इसी तरह आपको इनके मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो होगा वो दोनों भी अलग अलग चीज़ें होंगी, वो एक नहीं हो सकता। ठीक है। एक नहीं हो सकता, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। तो दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस जो मैं आपको चाहता था कि आप लोगों को पता हो, यार ये सीन है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, लाइक रेशोज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहली रेशो जो है, ये मैंने आपके सामने सारे फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, बट आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू पीपल ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है अर्निंग। अर्निंग क्या होती है? अर्निंग वो प्रॉफिट है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। लाइक प्रॉफिट में से आपने जिसको जो कुछ देना था वो सब कुछ दे दिया। आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, उसमें से आपने जिसको भी जो जो कुछ देना था वो आपने दे दिया। जो चीज़ आखिर में बच गई है वो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की है, और वो जो चीज़ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की है उसको बेसिकली अर्निंग कहते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आपने कमाया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट भी देना होता है,
आपने टैक्स भी देना होता है। ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ, आप पहले यहाँ तक समझो, ठीक है। आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी देना है एंड टैक्स भी देना है, ये चीज़ आप समझते हो। आप अर्निंग का ना बेसिक डेफिनेशन याद कर लो कि व्हाट इज अर्निंग। अर्निंग वो प्रॉफिट है जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए बच गया, आपने बाकी जिसको जो कुछ देना था वो दे दिया है, अब आखिर में जो बच गया ना वो आपकी अर्निंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का नहीं है सारा का सारा, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ वो चीज़ें भी एडेड हैं जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के अलावा लोगों को जाएंगी, ठीक है। जैसा कि इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किसको जाता है? इंटरेस्ट जाता है बैंक्स को, इंटरेस्ट जाता है डिबेंचर्स को, मतलब दे आर नॉट द बैंक, आपका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर थोड़ी है। बैंक तो बाहर की चीज़ है ना जिसको आपने इंटरेस्ट देना है क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है। डिबेंचर्स भी आप जब लोगे तो डिबेंचर्स पे भी आप इंटरेस्ट दोगे, तो जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से उसको आपने सबसे पहले लेस करना होगा, बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। दूसरी चीज है टैक्स। टैक्स भी आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस करना होता है, ठीक है। टैक्स क्यों लेस करना है? बिकॉज टैक्स इज ऑल्सो गोइंग टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आपकी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा बच के अगर वो कैलकुलेट करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सबसे पहले वो सब कुछ लेस करना पड़ेगा जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो लेस होती है वो इंटरेस्ट लेस होता है, सेकेंड नंबर पे टैक्स लेस होता है। अब द लास्ट चीज़ है वो है प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, PSDIV जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, मैंने आपको ये यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ही जो समझाई है वो ये समझाई कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब इनका जो डिविडेंड होगा वो भी अलग होगा, लाइक वो ऑर्डिनरी शेयर्स को नहीं जा रहा, वो प्रेफरेंस शेयर्स को जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अर्निंग, अर्निंग क्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है, तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट लेस करना है, देन उसके बाद टैक्स लेस करना है, एंड अगर आप कोई प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हो तो वो भी आपने लेस करना है, बिकॉज दिस इज नॉट योर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब अर्निंग जो होती है ना वो जितनी ज़्यादा हो उतने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स खुश होंगे, लाइक जितना ज़्यादा कमाएगी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स उतने ज़्यादा खुश होंगे। सो इट इज़ ऑलवेज हायर द बेटर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है अर्निंग पर शेयर का। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ अर्निंग के अंदर। देखो अगर आपने कोई साल के अंदर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है ना तो वो लेस नहीं होगा, बिकॉज वो अगर आपने उनको दिया है तो वो कमाया भी उन्हीं के लिए ही है ना, तो उनकी चीज़ उनको अगर मिल गई है तो वो आपने बीच में से लेस नहीं करनी। द थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज कि देखो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है, इंटरेस्ट लेस करना है और टैक्स लेस करना है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है, जो आपका ऑर्डिनरी डिविडेंड है, दिस बिलोंग्स टू योर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ये आपने लेस नहीं करना है, ठीक है, अर्निंग फाइंड आउट करने के लिए। अगर कोई ऑर्डिनरी डिविडेंड दे रहे हो आप तो वो लेस नहीं करना, बिकॉज दिस बिलोंग टू देम, मतलब ऑर्डिनरी डिविडेंड तो बिलोंग ही उनसे करता है, तो आपने अगर दे दिया तो ठीक हो गया ना। तो आपने अर्निंग अगर कैलकुलेट करनी है तो आपने बेसिकली इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करना है। सेकेंड नंबर पे जो रेशो है अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का जो मतलब है वो ये है कि आपने हर शेयर के बदले में कितना अर्न किया है, ठीक है, हर ऑर्डिनरी शेयर के बदले में कितना अर्न किया है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर पे
डिवाइड कर दोगे इसको, लाइक जितनी आपने अर्निंग कैलकुलेट करी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी जो अर्निंग आई हुई है उसको अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इसकी डॉलर वैल्यू नहीं लेनी, आपने नंबर लेना है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डॉलर वैल्यू एंड द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। देखो मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा भी देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो आपकी लाइक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, वो लेट्स से $2 एंड दे आर लाइक लेट्स से 50,000, ठीक है। ये 500,000 मैंने कर दी, चलो ये भी बेहतर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑर्डिनरी शेयर की जो वैल्यू है वो $2 है, ठीक है। एंड जो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर की जो वर्थ है, डॉलर वर्थ, वो 5 लाख है। तो आप अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर निकालना चाहोगे तो आप करोगे 5 लाख को डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट टू नो कि 250,000 है आपके पास ऑर्डिनरी शेयर। दिस इज द नंबर, ठीक है, एंड दिस इज द डॉलर वैल्यू, ठीक है, दिस इज डॉलर वैल्यू, दिस इज अमाउंट। एंड आपने यहाँ पे जो नीचे लेना है डिनोमिनेटर में, ये नंबर लेना है, ये डॉलर वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का, मतलब मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि अर्निंग पर शेयर का जो मतलब होगा वो होगा हर $1 के बदले में कितना अर्न किया है। तो टोटल अर्निंग को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर, तो व्हाट यू आर गोना गेट इज नंबर ऑफ, मतलब यू विल गेट अर्निंग पर शेयर, ठीक है। नंबर थर्ड थिंग इज डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर, अब डिविडेंड पर शेयर का मतलब है कि आपने हर शेयर को कितना डिविडेंड दिया है, हर एक शेयर के बदले में कितना डिविडेंड आया है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो टोटल डिविडेंड पेड प्लस प्रोपोज्ड, मतलब जितना पे किया है वो भी एंड जो आपने प्रोपोज्ड किया है वो भी, दोनों को ऐड करोगे और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स पे जब इसको डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट टू नो कि पर ऑर्डिनरी शेयर के हिस्से में कितना डिविडेंड आया है। अब भी इस जो क्लास का मकसद है वो सिर्फ मुझे ये है कि मैं आपको इन फार्मूलाज को बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं एंड आप इन फार्मूलाज को याद कर लो, ठीक है। उसके बाद इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, लाइक इनकी जो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले ये फार्मूला सारे के सारे याद हों। सो मेरा आज का जो सुप्रीम एम है वो यही है कि आप लोगों को ये सारे के सारे फार्मूलाज में एक तो समझा दूं इनके मतलब एंड इनके फार्मूलाज याद कर लूँ। इनके नंबर्स के साथ पास्ट पेपर प्रैक्टिस हम अगली क्लासेस में 2-3 क्लासेस में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ये याद कर लो फार्मूलाज। अच्छा, नेक्स्ट इज डिविडेंड कवर। डिविडेंड कवर आपको बताता है कि यार आपने अपनी अर्निंग जो होती है, आपकी अर्निंग, ठीक है, उसमें से कितनी दफ़ा डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने अर्न किया 50,000, ठीक है, एंड आप डिविडेंड देते हो 10,000 का, ठीक है। इट मीन्स कि आप अपनी अर्निंग में से 5 दफ़ा 5 टाइम्स आप डिविडेंड दे सकते हो। लाइक अगर आप 10,000 डिविडेंड दे रहे हो और आपकी जो अर्निंग है वो 50,000 है, तो आप 5 दफ़ा डिविडेंड दे सकते हो, तो आपकी अर्निंग उसके बाद एंड होगी, ठीक है। सो ये जो डिविडेंड कवर है ना, डिविडेंड कवर, ये हमें यही बताता है कि आप अपनी अर्निंग में से कितनी दफ़ा डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर। इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो टोटल अर्निंग को एंड टोटल डिविडेंड को अगर आप डिवाइड करो तो वो भी आपको सेम आंसर देगा। लाइक इसका एक फॉर्मूला ये है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर, एंड इसका सेकेंड फॉर्मूला है टोटल अर्निंग
एंड उसको आपने डिवाइड करना है डिविडेंड पेड प्लस प्रोपोज्ड। तो दोनों फार्मूलाज आपको सेम आंसर देंगे, ठीक है। दीज आर द टू फार्मूलाज जो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको बताता क्या है, ये आपको बताता ये है कि आपने अपनी अर्निंग में से जितना आपने कमाया है उसमें से कितनी दफ़ा डिविडेंड दे सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गिव डिविडेंड टू योर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स फ्रॉम व्हाट यू हैव अर्नड, ठीक है। तो डिविडेंड कवर आपको ये बताता है। अभी ये जो चार मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं इनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अर्निंग का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करना है एंड टैक्स भी लेस करना है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी लेस करना है, ठीक है। अगर कोई ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड दिया हुआ है तो वो लेस नहीं करना, बिकॉज ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर के लिए टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिविडेंड पर शेयर के लिए टोटल डिविडेंड पेड प्लस प्रोपोज्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। डिविडेंड कवर आपको ये बताता है कि आप अपनी अर्निंग में से कितनी दफ़ा डिविडेंड दे सकते हो। तो इसके एक फॉर्मूला है ईपीएस ओवर डीपीएस, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, एंड इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है वो ये है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय डिविडेंड पेड प्लस प्रोपोज्ड, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब जब आप ईपीएस और डीपीएस करते हो ना तो आपका वो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैंसिल आउट हो जाते हैं, लाइक दिस नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एंड दिस नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर गेट्स कैंसिल आउट और टोटल अर्निंग ओवर टोटल डिविडेंड पेड प्लस प्रोपोज्ड भी फॉर्मूला बन जाता है, सही है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड आपको ये बताता है, देखो एक चीज होती है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस समझते हो क्या होती है? मार्केट प्राइस मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं यहां से एंड यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि मार्केट प्राइस क्या होती है। देखो मार्केट प्राइस उसको कहते हैं जिस पे जो आपका शेयर है ना वो सेल आउट होता है। एक होती है शेयर की पार वैल्यू, ठीक है। इस पे आप शेयर स्टार्ट करते हो, ठीक है, ये जो पार वैल्यू होती है। एक होती है मार्केट प्राइस, ये वो प्राइस है जिस पे आपका शेयर मार्केट के अंदर बिकता है, ठीक है। तो दिस इज द मार्केट प्राइस। अब ये जो मार्केट प्राइस है उसको आपने नीचे रखना है एंड डिविडेंड पर शेयर को आपने ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। द थिंग इज कि डिविडेंड यील्ड आपको बताता ये है कि आप जो डिविडेंड दे रहे हो, जो आप डिविडेंड पर शेयर दे रहे हो वो आपकी मार्केट प्राइस के कितने परसेंटेज है, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज गिवन एज डिविडेंड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर को ऊपर रखते हैं एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज गिवन एज डिविडेंड। तो डिविडेंड पर शेयर ऊपर, मार्केट प्राइस पर शेयर नीचे एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। डिविडेंड यील्ड आपको यह बताता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर मार्केट प्राइस इज गिवन एज डिविडेंड। अच्छा, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवर, ठीक है। ये था डिविडेंड कवर, इसको समझो। डिविडेंड कवर आपको यह बताता है कि आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो अर्निंग है वो कितनी दफा डिविडेंड को कवर कर सकती है, लाइक हाउ मेनी टाइम्स यू कैन कवर योर डिविडेंड फ्रॉम योर अर्निंग, लाइक कितनी दफा आप डिविडेंड दोगे और आपकी अर्निंग खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट कवर है, इंटरेस्ट देते हैं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवर आपको यह बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पे योर इंटरेस्ट फ्रॉम योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। हाउ फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 50,000 है, ठीक है, एंड आप इसमें से 10,000 इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट कवर आएगा ना वो 5 टाइम्स आएगा। लाइक व्हाट आई वांट टू से इज कि आप 5 दफ़ा अगर ये इंटरेस्ट दोगे तो आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से दे सकते हो, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट आपका 10,000 है,
तो दिस इज व्हाट इट इज। ये आपको ये बताता है कि आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कितनी दफ़ा इंटरेस्ट कवर कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ये बताता है इंटरेस्ट कवर। ठीक है, डिविडेंड कवर आपको क्या बताता था कि आप अपने अर्निंग में से कितनी दफ़ा डिविडेंड को कवर कर सकते हो। एंड इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कितनी दफ़ा इंटरेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट टेल्स यू अबाउट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप डिवाइड करते हो इंटरेस्ट के साथ एंड इट गिव्स यू एन आंसर इन टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन कवर योर इंटरेस्ट। अच्छा, अब दिस इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब ये बड़ा सिंपल है, प्राइस टू अर्निंग रेशो ये आपको ये बताती है कि आप अपना जो अर्न कर रहे हो, जो आप अर्न कर रहे हो, और एक है आपकी मार्केट प्राइस। अब ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है ना, ये आपको ये बताती है कि आपकी मार्केट प्राइस आपकी अर्निंग के कितने टाइम्स है। फॉर एग्जांपल आपकी जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिकॉज ज़्यादा दूर जाना नहीं चाह रहा। फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस आपकी 10 है एंड आपकी जो अर्निंग है, ठीक है, आप अर्न कर रहे हो $2। तो कैन आई से दिस थिंग कि हमारी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो मेरी है 10 विच विल गिव मी 5। मतलब मेरी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो वो 5 टाइम्स है। मतलब मेरी जो अर्निंग है उससे जो मेरी मार्केट प्राइस है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट टेल्स यू अबाउट प्राइस टू अर्निंग रेशो। मतलब आपने मार्केट प्राइस को ऊपर रखना है एंड अर्निंग को नीचे रखना है, अर्निंग पर शेयर को नीचे रखना है। ये आपको बताती ये है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो आपकी अर्निंग के कितने टाइम्स है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रेशो है गियरिंग रेशो। अब जो गियरिंग रेशो है वो आपको ये बताती है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल इज गियर्ड। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। मतलब कैपिटल का कितना हिस्सा, कितने परसेंट है, लाइक कितने परसेंट कैपिटल आपकी लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का नहीं है, कितने परसेंट है। अब उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल्स उन सबको कहते हैं वो चीज़ें जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की नहीं है, जो कंपनी के अंदर बाहर से गेयर की हुई हैं। गेयर्ड का मतलब है बाहर से आना। ठीक है, वो चीज़ें जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की नहीं है। तो फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल्स के अंदर क्या क्या आता है मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लोन, डिबेंचर्स। लोन आपका अपना तो नहीं है ना, ये आप पे लाइबिलिटी है, ये किसी और ने आपको दी हुई है। बैंक लोन भी हो सकता है, किसी बंदे से भी आप ले सकते हो। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी आपके अपने तो नहीं है, आपने किसी से लिए हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी आपके अपने नहीं है, किसी और से आपके हैं, आपकी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की चीज़ें नहीं हैं। वो चीज़ें जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की नहीं होती उनको कहते हैं फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल। एंड अगर आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे इनको डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीज थिंग्स जो आपके कंपनी के अंदर बाहर के लोगों का सामान है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट इज टोटल, लाइक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का भी और बाकी जो आपको बाहर से मिला हुआ है वो सब कुछ भी है। सो दिस इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल है वो सिर्फ वो सामान है जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का नहीं है, वो बाहर के लोगों का है। तो अगर आपको वो परसेंटेज चाहिए जो आपको ये बताएगी कि व्हाट परसेंटेज इज बाहर के लोगों का सामान, तो आप बाहर के लोगों का जो सामान होगा उसको ऊपर रखोगे, टोटल कैपिटल को नीचे रखोगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल के अंदर ये चीज़ें आती हैं। एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूलाज हैं। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज या तो लेस कर दो या फिर कैपिटल के अंदर, इक्विटी के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। लाइक
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड गेयरिंग आपको ये बताती है कि व्हाट परसेंटेज इज गेयर्ड, बाहर से कितना आया हुआ है। तो उसके लिए जो बाहर से आया हुआ है इसको ऊपर रखोगे, टोटल को नीचे रखोगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट परसेंटेज इज गियर्ड। अब एक रेशो है, वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको ये बताती है कि व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज नहीं, सॉरी, वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको ये बताती है कि ओनर को कितने दिनों तक अपना जाती पैसा बिजनेस के अंदर रखना पड़ेगा, स्टक्ड रहेगा ओनर का पैसा कितने दिनों तक। जो आपका बिजनेस के अंदर पैसा रहेगा ओनर का, वो कितने दिनों तक रहेगा। जाहिर सी बात है, जो बिजनेस होता है ना वो ऐसे नहीं होता, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है। पैसा आपके पास अगर नहीं है तो चाहे आपने 1 करोड़ की फैक्ट्री लगा रही है ना, अगर आपको उस बिजनेस को रन करने के लिए पैसा नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको ये बताता है कि ओनर को अपना पैसा कितने दिनों के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो आप इन्वेंट्री के डेज, ट्रेड रिसीवेबल के डेज एंड ट्रेड पेएबल के डेज को जब आप कर लोगे तो यू विल गेट टू नो कि कितना होता है, क्या सीन होता है। ठीक है, नेट वर्किंग एसेट्स टू सेल्स रेशो। ठीक है, नेट वर्किंग एसेट्स टू सेल्स रेशो ये बताते हैं कि जो नेट वर्किंग एसेट्स हैं वो आपके सेल्स के कितने टाइम्स हैं। ठीक है, मतलब, और नेट वर्किंग एसेट्स होते हैं इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। ठीक है, वन थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू कन्फर्म इज कि वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ दो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल का अभी आई एम नॉट श्योर। मैं 1 मिनट में आपको ना इसका सही असल वाला बताता हूँ कि क्या सीन है। सही है, 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, सो बेसिकली द थिंग इज़, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, थोड़े से गलत एस्पेक्ट में बता दिया, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो होता है बेसिकली वो आपको ये बताता है कि कितने दिनों के अंदर आपका कैपिटल, जो चीज़ें आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और जो चीज़ें आप पैसे देने में एंड पैसे लेने में, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे लेने में एंड ट्रेड पेएबल से पैसे, ट्रेड पेएबल्स को पैसे देने में एंड इन्वेंट्री को सेल आउट करने में कितने दिन लगते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, एक एस्पेक्ट से आप उसको उस तरीके से समझ सकते हो, बट जो इसका अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि कितने दिन लगते हैं आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट होने में। ठीक है, इन शॉर्ट, मतलब वो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कितने दिनों के लिए बिजनेस के अंदर पैसा रखना पड़ेगा ओनर को, वो भी ठीक है, बट अगर आपको इन शॉर्ट समझना है इस चीज़ को तो आप इसको इस तरीके से समझो कि कितने दिनों के अंदर बिजनेस की कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो इन्वेंट्री के डेज, ट्रेड रिसीवेबल के डेज एंड ट्रेड पेएबल्स के डेज। ठीक है, अब इन्वेंट्री के डेज का मतलब यह है कि आप कितने दिनों के अंदर अपनी इन्वेंट्री सेल आउट करते हो। ठीक है, कितने दिन लगते हैं इन्वेंट्री सेल आउट करने में, उसके बाद कितने दिन लगते हैं रिसीवेबल से पैसा लेने में, एंड कितने दिन लगते हैं ट्रेड पेएबल्स को पैसा देने में। सो इट इज़ ऑलवेज दैट कि आपको कितने दिनों के अंदर वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो रही है। वर्किंग कैपिटल के अंदर ना 3 ही चीज़ें आती हैं, एक आती है इन्वेंट्री, एक आते हैं रिसीवेबल्स एंड एक आते हैं पेएबल्स। सो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको ये बताता है कि कितने दिनों के अंदर आपकी कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो रही है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन्वेंट्री के डेज प्लस रिसीवेबल के डेज माइनस करने हैं आपने पेएबल्स के डेज। ठीक है, तो नेट एक चीज़ है नेट वर्किंग एसेट्स टू सेल्स रेशो, वो ये है कि नेट वर्किंग एसेट्स जो कि क्या क्या हैं, 3 ही होते हैं नेट वर्किंग एसेट्स, एक होती है इन्वेंट्री, एक होते हैं रिसीवेबल्स एंड एक होते हैं पेएबल्स। नेट वर्किंग एसेट्स जो होंगे वो इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स को ऐड करना है एंड पेएबल्स को लेस करना है बीच में से, तो यू विल गेट नेट वर्किंग एसेट्स।
अब नेट वर्किंग एसेट्स को सेल्स से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नेट वर्किंग एसेट्स टू सेल्स रेशो आ जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। अब एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इन्वेंट्री डेज, ट्रेड रिसीवेबल डेज एंड ट्रेड पेएबल डेज, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, यहाँ से मैं जल्दी से यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, इन्वेंट्री डेज की जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला होता है बेसिकली एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 365 के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करना है इसको 365 के साथ। एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल के जो डेज होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के डेज, अब आपके ये जो होंगे इट इज़ बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। एंड इनको डिवाइड करना है आपने क्रेडिट सेल्स के ऊपर, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। एंड इनको मल्टीप्लाई कर देना है 365 के साथ, ठीक है। इसी तरह ट्रेड पेएबल्स की जो डेज होंगे उनका फॉर्मूला होता है ट्रेड पेएबल्स, लाइक टोटल ट्रेड पेएबल्स, एंड उनको आपने डिवाइड करना है क्रेडिट परचेजेस के साथ, क्रेडिट परचेजेस के साथ आप इनको डिवाइड करोगे एंड देन यू विल गेट, इनको 365 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट दिस थिंग। तो ये तीन चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टू समराइज ईच एंड एवरीथिंग, मैं एक दफ़ा दोबारा सारे के सारे आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको सारे के सारे याद रह जाएं। देखो, अर्निंग का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले लो अगर आप लोग सही तरीके से करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये अर्निंग का फॉर्मूला है, दिस इज अर्निंग पर शेयर। हर शेयर में कितनी अर्निंग आ रही है, हर शेयर के बदले में कितना अर्न किया है, टोटल अर्निंग को टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिवाइड कर दोगे। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर है, टोटल डिविडेंड पेड प्लस प्रोपोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। डिविडेंड कवर आपको ये बताता है कि आप अपनी अर्निंग में से कितनी दफ़ा डिविडेंड दे सकते हो, लाइक हाउ मेनी टाइम्स योर अर्निंग कवर योर डिविडेंड। तो ईपीएस और डीपीएस भी कर सकते हो, या फिर आप अपनी टोटल अर्निंग को डिवाइड कर सकते हो टोटल डिविडेंड पेड प्लस प्रोपोज्ड के साथ, ठीक है। उसके अलावा द नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड आपको ये बताता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर मार्केट प्राइस इज गिवन एज योर डिविडेंड, ठीक है। अब मार्केट प्राइस वो होती है जिस पे शेयर बिक रहा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब उसकी क्या परसेंटेज आपका डिविडेंड है, तो डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करोगे मार्केट प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ। सेकेंड उसके बाद है इंटरेस्ट कवर, और इंटरेस्ट कवर आपको ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कवर्स योर इंटरेस्ट, मतलब आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कितनी दफ़ा इंटरेस्ट दे सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप ऊपर रखोगे, इंटरेस्ट को नीचे रखोगे, तो यू विल गेट टू नो कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पे योर इंटरेस्ट फ्रॉम योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या हाउ मेनी टाइम्स योर इंटरेस्ट इज कवर्ड फ्रॉम योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर व्हाट इज योर इंटरेस्ट कवर, तीनों का सेम ही मतलब है। उसके अलावा नेक्स्ट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये आपको ये बताती है कि हाउ मेनी टाइम्स योर मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन योर अर्निंग, ठीक है। तो मार्केट प्राइस को ऊपर रखोगे, अर्निंग पर शेयर को नीचे रखोगे। गेयरिंग रेशो जो होती है ये बताती है कि हाउ मच ऑफ योर कंपनीज कैपिटल इज गेयर्ड, मतलब कितने परसेंट है, वो क्या परसेंटेज है उस कैपिटल की जो आपका अपना नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है। तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, लोन, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, या फिर कैपिटल के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर दो, ये दोनों फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल की मैंने आपको दो एक्सप्लेनेशंस बताई हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये बताई है कि कितने दिनों तक बिजनेस का जो ओनर है उसको पैसा फंसा के रखना पड़ेगा अपना। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये बताई है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, लाइक
वर्किंग कैपिटल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। वर्किंग कैपिटल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक आती है इन्वेंट्री, एक आती है रिसीवेबल एंड एक आते हैं पेएबल्स। तो इन्वेंट्री के डेज को एंड रिसीवेबल के डेज को ऐड करेंगे एंड ट्रेड पेएबल के डेज को माइनस करेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है, लाइक कितने दिनों के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट है नेट वर्किंग एसेट्स टू सेल्स रेशो। नेट वर्किंग एसेट्स को आपने ऊपर रखना है एंड सेल्स को नीचे रखना है। नेट वर्किंग एसेट्स के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स को ऐड करना है, पेएबल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, इस तरह एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला होता है डेज का ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड पेएबल्स का भी ट्रेड पेएबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। तो दिस इज द चैप्टर ऑफ रेशोज। अब एक चीज़ जो आपको समझने की है वो ये है कि आपने एएस के जितने भी रेशोज़ हैं वो सारे के सारे भी याद करने हैं। ठीक है, तो उस पर भी मैं एक आपको प्रॉपर एक क्लास रख लूँगा जिसमें मैं आपको एएस के सारे रेशोज़ भी करवा दूँगा, तो इन दैट वे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बिकॉज इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, तो प्रैक्टिस की मैं आपको 2-3 क्लासेस में इसके पास्ट पेपर के ज़्यादा सारे क्वेश्चन करवा दूँगा एंड इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो टेक केयर, बाय।